हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 भारतीय संविधान की क्लास में राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का संबंध भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। मेरे साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। मेरे साथियों, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। और मेरे साथियों, जो डीपीएसपी है, इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। तो आइए पहले ये 2 पॉइंट को लिखते हैं। लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा कि यह कहाँ से लिया गया है, यानी स्रोत क्या है। डीपीएसपी किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो क्या बताएंगे? आयरलैंड। तो मेरे साथियों, जो डीपीएसपी है कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, डीपीएसपी का उद्देश्य। इसका क्या उद्देश्य है, यह भी मेरे साथियों कई बार प्रश्न बना हुआ है। तो लिख लीजिएगा, भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। एक कल्याणकारी राज्य बनाना। कल्याणकारी राज्य बनाना, ध्यान में रखिएगा, कई बार प्रश्न इससे भी पूछा गया है। मेरे साथियों, जो डीपीएसपी है यह सकारात्मक अवधारणा देता है, यानी इसके किसी भी अनुच्छेद में किंतु परंतु नहीं है। जो भी कहता है वह करता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, डीपीएसपी सकारात्मक अवधारणा देता है। अवधारणा देता है। ठीक है, तो मेरे साथियों, ये कुछ बेसिक जानकारियाँ थी जो हम जान लिए। अब चलते हैं अनुच्छेद की तरफ, जहाँ से पेपर में प्रश्न आने वाला है। अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ेंगे। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, अनुच्छेद 36। मेरे साथियों, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। और जो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है मेरे साथियों, यह परिभाषा अनुच्छेद 12 से लिया गया है। ठीक है ना? तो जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है, उसी को कॉपी पेस्ट कहाँ मार दिए हैं? अनुच्छेद 36 के लिए कर दिए हैं। तो लिख लीजिएगा, इसमें क्या है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। ठीक है, लिख लीजिएगा, राज्य की परिभाषा। अब चलते हैं अनुच्छेद 37 की तरफ। इसमें क्या है अनुच्छेद 37 में? तो मेरे साथियों, इसमें कहता है कि डीपीएसपी राज्य के शासन में मूलभूत है। मूलभूत का मतलब है फंडामेंटल है, आपका बेस है, आधार है। लेकिन मूलभूत तो है, लेकिन न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। यानी कह सकते हैं कि न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दे सकते हैं, या आप यह कह सकते हैं कि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, यानी इस पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता है। लिख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट, इसको कर सकते हैं। लिखिएगा, डीपीएसपी राज्य के शासन में मूलभूत है, लेकिन न्यायालय में, कहाँ पे? न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। क्या है? अपरिवर्तनीय है। एक शब्द लिख लीजिएगा यहीं पे, डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है, यानी इस पे बहस नहीं हो सकता है। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा और इसको क्या करिएगा? अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब चलते हैं मेरे साथियों अनुच्छेद 38 की तरफ। और इसका एक पैराग्राफ लिख लीजिएगा। इसमें कहता है, राज्य लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि की व्यवस्था करने की बात करता है। यानी भारत को जो एक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात किया गया है,
उसका कुछ अंश अनुच्छेद 38 में मिलता है। तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य, राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य अभिवृद्धि की व्यवस्था, अभिवृद्धि की व्यवस्था का प्रावधान, व्यवस्था का प्रावधान किस में मिलता है? तो आपका अनुच्छेद 38 में मिलता है। शब्द क्या पकड़ना है आपको? तो शब्द पकड़ना है आपका लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है ना, जो है आपका अभिवृद्धि, यानी जो हमारा राज्य है उसमें अभिवृद्धि की व्यवस्था करने का प्रावधान कहाँ पे मिलता है? तो अनुच्छेद 38 में मिलता है। मेरे साथियों, इसमें 38 क्लॉज 1 भी है और 38 क्लॉज 2 भी है, दोनों पढ़ लेते हैं। तो आइए पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, अनुच्छेद 38 क्लॉज 1। इसमें क्या कहता है? तो मेरे साथियों, इसमें कहता है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है, तो शब्द को क्या पकड़ना है मैं बता दे रहा हूँ, पहले लिख लेते हैं। सामाजिक, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक, राजनीतिक न्याय से, न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था, लिखिएगा परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना, स्थापित करना। यह किसमें कहता है? तो मेरे साथियों, यह कहता है आपका 38 क्लॉज 1 में। पकड़ना क्या शब्द है? तो पकड़िएगा सामाजिक, किसकी बात कर रहा है? सामाजिक, आर्थिक की बात कर रहा है, और राजनीतिक की बात कर रहा है, और न्याय की बात कर रहा है, से क्या कर रहा है? परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने की बात कर रहा है। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं। इसमें आपका क्या है? 38 क्लॉज 2। मेरे साथियों, यह भारतीय मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। इसे कब जोड़ा गया? बाद में। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया। मेरे साथियों, इसमें है क्या? तो इसमें है आय की असमानता, अवसर की असमानता तथा प्रतिष्ठा की असमानता को कम करना। 3 शब्द को पकड़िएगा, आय, अवसर और प्रतिष्ठा की असमानता को कम करने की बात किसमें करता है? 38 क्लॉज 2 में करता है। तो लिख लीजिएगा, इसको भी लिखिएगा, आय की असमानता, आय की असमानता, असमानता, अवसर की असमानता, अवसर की असमानता, अवसर की असमानता तथा प्रतिष्ठा की असमानता, तथा प्रतिष्ठा की असमानता, असमानता को कम करना, को कम करना। यह आपका लेटर किसका है? तो 38 क्लॉज 2 का है। अब मेरे साथियों चलते हैं अनुच्छेद 39 पे, अनुच्छेद 39 पे। और अनुच्छेद 39 में हमें कुल 6 अनुच्छेद को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लीजिएगा, अनुच्छेद क्लॉज, आप अनुच्छेद 39 क्लॉज 1 हेडिंग डाल के इसमें चर्चा कर लेते हैं, लिखेंगे भी। मेरे साथियों, इसमें है क्या? तो इसमें कहता है स्त्री और पुरुष को, स्त्री और पुरुष को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाना। मतलब क्या है कि नौकरी देने की बात नहीं कर रहा है, आजीविका, यानी आप भूख से मरे नहीं। आपके पास कोई स्किल है तो उस स्किल को डेवलप करने के लिए, उस स्किल के सहारे आपको जिंदा रखने के लिए साधन उपलब्ध सरकार कर देगी। यह बात किसमें कहता है? आप 39 क्लॉज 1 में कहता है। ठीक है, क्या कहता है पहले लिख लेते हैं, दोबारा भी समझ लेंगे। तो पहले लिख लीजिएगा क्या कहता है, लिखिएगा स्त्री और पुरुष को, पुरुष के लिए आजीविका का, किसका? आजीविका का पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाना, पर्याप्त साधन
उपलब्ध करवाना, उपलब्ध करवाना। यानी मेरे साथियों नौकरी देने की बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, आजीविका। मान लीजिए आप केला बेचने में बढ़िया हैं और बोल रहे हैं केला ले ले, जैसे वेलकम में होता है ना, पटैटो ले ले, टिंडा ले ले कहता है ना, तो वह स्किल है। आपके पास भी कोई ऐसा स्किल है तो सरकार आजीविका को साधन उपलब्ध करवाने के लिए और केला पे ठेला बेचने के लिए, ठेला जितने रुपये का आएगा सरकार मुआवजा दे देगी, आपको पैसा दे देगी ब्याज पर, कहेगी कि आप उस ठेला पे केला बेचिए, संतरा बेचिए, अंगूर बेचिए और जैसे ही मुनाफा मिले पैसा हमारा लौटा दीजिए और आप बेचते रहिए। यह है आजीविका का साधन उपलब्ध करवाना। ठीक है मेरे साथियों, अब चलते हैं 39 क्लॉज 2 की तरफ। इसमें कहता है कि देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना। जो भी हमारे देश के संसाधन है सभी जनता के लिए प्रयोग करने की बात किसमें कहता है, 39 क्लास 2 में कहता है। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना, जनहित में प्रयोग करना। यह बात किस में कहता है, तो आपका 39 क्लास 2 में कहता है। अब चलते हैं 39 क्लास 3 की तरफ। मेरे साथियों इसमें कहता है कि धन और उत्पादन के साधनों को केंद्रीयकरण होने से रोकना। यानी जो धन है और उत्पादन के साधन है यह किसी एक व्यक्ति के हाथों में ना आ जाए, ऐसे व्यक्तियों को हाथों से छुड़वाने के लिए बात करता है किसमें, 39 क्लास 3 में। यानी कोई व्यक्ति इतना अमीर ना बन जाए कि वो अमीरी की रूप दिखाने लगे और कोई व्यक्ति इतना गरीब ना बन जाए कि बेचारा वह पीसते रह जाए, मर जाए बेचारा पीसते पीसते। इसीलिए जो भी धन है, जो भी उत्पादन के साधन हैं एक व्यक्ति के हाथों में ना आ जाए, इसको रोकने की बात किसमें करता है, 39 क्लॉज 3 में करता है। तो लिख लीजिएगा धन के, लिखिएगा उनके नहीं, लिखिएगा धन के और, या धन ऐसे लिख लीजिएगा, सॉरी, धन और उत्पादन के साधनों को केंद्रीयकरण होने से रोकने की बात करता है, रोकना। ठीक है, किसमें, आपका 39 क्लॉज 3 में करता है। मेरे साथियों 39 क्लॉज 4 में क्या है, तो मेरे साथियों इसमें कहता है कि स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। जैसे मैं 8 घंटा ड्यूटी करता हूं तो मुझे 500 रुपया दिया जाएगा, और आप स्त्री हैं, आप भी 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको भी 500 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको भी। स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। यह किसमें कहता है, 39 क्लास 4 में कहता है। अब आइए 39 क्लास 5 पे चलते हैं। मेरे साथियों इसमें कहता है कि नागरिकों की स्वास्थ्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य को है। करना चाहती है तो करेगी, नहीं करना चाहती है तो नहीं करेगी, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। आप नहीं जा सकते हैं कि मेरे स्वास्थ्य का सरकार जी आप ध्यान रख रहे हैं, आपको ध्यान रखना ना चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं। यही मौलिक अधिकार में रहता तो आप पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे। लिख लीजिएगा नागरिकों की स्वास्थ्य की रक्षा करना। यह बात करता है किसमें, 39 क्लॉज 5 में। ठीक है, अब चलते हैं 39 क्लॉज 6 की तरफ। मेरे साथियों यह मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। और क्या जोड़ा गया, तो इसमें मेरे साथियों जोड़ा गया यह कि बच्चों, युवाओं और किशोरों को शोषण से बचाना। ठीक है ना, किससे बचाना, शोषण से। तो लिख लीजिए यह भी, बच्चों, युवाओं और किशोरों
को शोषण से बचाना। किससे बचाना? शोषण, उनका शोषण ना हो, शोषण से बचाना, बचाना। तो मेरे साथियों, जो आपका 39 में 6 अनुच्छेद थे, ये सब कुछ पढ़ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे। लिखिएगा अनुच्छेद 39A, यह स्वतंत्र अनुच्छेद है मेरे भाई, और यह इसे जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे क्या किया गया था? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में जोड़ा गया था। लेकिन यह क्या है? स्वतंत्र है। इसमें है क्या? तो कहता है कि समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करना। लिख लीजिए, समझा दे रहे हैं, पहले लिख लेते हैं। लिखिएगा प्यारे प्यारे अक्षरों में लिखिएगा, क्या कहता है? समान न्याय, समान न्याय, निःशुल्क यानी बिना पैसे का, निःशुल्क, निःशुल्क, समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, कानूनी सहायता प्रदान करना, प्रदान करना। अब देखिए, कहने का इसका मतलब यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए समान न्याय है, ठीक है ना? कोई अमीर हो, कोई गरीब है, उसके लिए कोई मतलब नहीं है, सबको समान न्याय दिया जाएगा। और क्या कह रहा है? निःशुल्क, निःशुल्क दिया जाएगा। यानी देखिए, जब भी कोई मामला आता है, क्या आता है? जब भी कोई मामला आता है तो इसमें एक होता है दोषी, क्या होता है? दोषी होता है, और एक होता है बेचारा जो आपका, एक होता है जो पीड़ित होता है, पीड़िता जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीड़िता। तो दोषी जो होता है, या इसको पीड़िता को सताया होता है, ठीक है? यानी मान लीजिए आप किसी को सताते हैं तो वह पीड़िता हो जाता है और आप दोषी हो जाएंगे। तो पीड़िता को सरकारी वकील मिलता है, क्या मिलता है? सरकारी वकील। यह पैसा नहीं लेता है, क्या करेगा? यह पैसा नहीं लेगा। जबकि दोषी, यह सताया हुआ रहता है, यह सताता है, तो यह प्रत्येक पेशी में कितना देगा? 200 रुपया मिनिमम देगा। कितना देगा? 200 रुपया मिनिमम। प्रत्येक वकील जब भी जैसे केस में जाएंगे ना, प्रत्येक वकील क्या करता है कि 200 रुपया उसका फीस है। लेकिन सरकारी वकील भी लेते हैं, लेकिन नहीं लेते हैं, ठीक है ना? आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो यह फ्री में काम करते हैं जो पीड़िता होते हैं, जबकि यह जो केस लड़ते हैं इनके पास पैसा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो सताता है वह ज़्यादा अमीर होता है, ज़्यादा आपका पावरफुल होता है। बिना पावरफुल हुए व्यक्ति क्यों सताएगा किसी को? ठीक है, आप भी सताते होंगे तो किसको सताते होंगे? जो आपसे कमज़ोर है, आपसे जो ज़्यादा ताकतवर है, उसको आप नहीं सता सकते हैं, ठीक है? यह बात किस में कहता है? 39A में कहता है। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट आपके अनुच्छेद पे, और नेक्स्ट अनुच्छेद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और है क्या? अनुच्छेद आपका 40। इसको आप 1,00,000%, कितना परसेंट? 1,00,000% आप मान के चलिए कि याद करना है आपको। इसमें है क्या? तो बस 2 लाइन का आपका अनुच्छेद है। क्या है? पंचायत का गठन। बस क्या है? पंचायत का गठन। बस यही याद कर लीजिएगा कि किस अनुच्छेद में पंचायत का गठन है आपके डीपीएसपी में, तो आप बस बता दीजिएगा 40। क्या? बस इतना ही लाइन याद कर लीजिएगा, पंचायत का गठन का प्रावधान किस में है? तो 40 में है, ठीक है? अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट अनुच्छेद पे, और है क्या नेक्स्ट अनुच्छेद? 41। इसमें मेरे साथियों 4 आपके 5 शब्द है, पकड़ना कितने हैं? 5 शब्दों को पकड़िएगा। पहला काम के अधिकार, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा बीमारी, चौथा वृद्धावस्था या बुढ़ापा उसी को कहते हैं, और पांचवा दिव्यांगता या उसी को कहते हैं विकलांगता में सहायता प्रदान करना। और कौन करेगा? सरकार करेगी। तो लिख लेते हैं, लिख लीजिएगा, लिखिएगा काम का अधिकार, काम का अधिकार। नेक्स्ट बेरोजगारी, बेरोजगारी, और तीसरा लिखिएगा बीमारी, क्या लिखेंगे? बीमारी। नेक्स्ट लिखिएगा वृद्धावस्था या इसी को बोलते हैं बुढ़ापा, क्या बोलते हैं? वृद्धावस्था या बुढ़ापा। और नेक्स्ट लिखिएगा विकलांगता, क्या लिखना है? विकलांगता या इसी को बोलते हैं मेरे साथियों दिव्यांगता, लिख सकते हैं दिव्यांगता, दिव्यांगता।
में सहायता प्रदान करना, में सहायता प्रदान करना। और प्रदान कौन करेगा? सरकार करेगी प्रदान करना। यह किसका लेटर है? आपका 41 का है। अब चलते हैं मेरे साथियों 42 पे, लिखिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा, अनुच्छेद 42। इसमें है क्या? तो इसमें कहता है मेरे साथियों, मजदूरों के लिए, किसके लिए? मजदूरों के लिए काम की न्याय संगत और उचित वातावरण तैयार करना। यानी जहाँ पे मजदूर काम करते हैं वह स्थान न्याय संगत होने चाहिए तथा उनके लिए एक वातावरण तैयार करिए जहाँ पे वह काम अच्छे ढंग से कर सके। तथा महिलाओं के लिए मेरे साथियों यहाँ पे विशेष प्रावधान किया गया है। कहा गया है कि जो भी महिला प्रसूति यानी प्रेगनेंसी में है, गर्भवती हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में? तो आपका 42 में। ठीक है। जैसे कोई महिला यदि सरकारी नौकरी करती है तो यदि वह गर्भवती हो जाती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उनको बच्चा होने से पहले और बच्चा होने के बाद लगभग कहा जाता है मेरे साथियों 22 से 24 आपका सप्ताह आपका छुट्टी दिया जाता है और उस छुट्टी में एक भी रुपया नहीं काटा जाता है। यह सरकारी में भी है और अब प्राइवेट सेक्टर में भी आ गया है। ठीक है, बहुत अच्छा कदम है यह। ठीक है, तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। इसमें क्या क्या प्रावधान है लिखिएगा। मजदूरों के लिए, मजदूरों के लिए, मजदूरों के लिए काम की न्याय संगत, काम की न्याय संगत, न्याय संगत तथा उचित वातावरण, उचित या मानवीय लिख लीजिएगा, या तथा मानवीय, मानवीय, मानवीय वातावरण, वातावरण तैयार करना, तैयार करना, करना तथा महिलाओं के लिए, महिलाओं, महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था करना। किसके लिए? महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता की, सहायता की व्यवस्था करना, व्यवस्था करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे और नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा 43। लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 43। और इसमें है क्या? तो मेरे साथियों इसमें कहता है मजदूरों को जीवन निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करना तथा छोटे मोटे जो आपके क्षेत्र में जो कुटीर उद्योग होते हैं उनका विकास करना। किस अनुच्छेद के तहत कहता है? 43 के तहत कहता है। तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा, मजदूरों को, मजदूरों को जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह मजदूरी देना, मजदूरी देना तथा कुटीर उद्योग का, यानी जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं आपके भी क्षेत्र में कुछ ऐसे उद्योग होंगे जो अलग क्षेत्र में नहीं होंगे, वही है। ठीक है ना, कुटीर उद्योग का विकास करना, विकास करना इस अनुच्छेद के तहत कहता है। तो 43 के तहत कहता है। मेरे साथियों इसमें आपके दो अनुच्छेद बाद में जोड़े गए, तो 43A और 43B बाद में जोड़ा गया। जो 43A है मेरे साथियों, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। और इसमें है क्या? तो मेरे साथियों इसमें है कि उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार बनाना। जैसे जो भी उद्योग है, प्राइवेट सेक्टर है, फैक्ट्री है, कारखाना है, तो उस कारखाने में भी आपके जो लेबर होते हैं उनको भी भागीदार बनाया जाता है। जैसे यूनियन लीडर होते हैं ना, वैसे इसमें भी किया जाता है। तो लिख लीजिएगा, इसको भी लिखिएगा, उद्योग के प्रबंधन में, उद्योग के प्रबंधन में, प्रबंधन में मजदूरों को, किसको? मजदूरों को भागीदार बनाना, मजदूरों को भागीदार बनाना, बनाना। यह किस अनुच्छेद में कहता है? 43A में कहता है। ठीक है, अब आइए 43B। इसमें क्या है? तो मेरे साथियों इसे जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन 2011 और 12।
और इसमें कहता है सहकारी संस्था की उन्नति करना। किसकी संस्था की? सहकारी संस्था, लिख लीजिएगा। सहकारी संस्था की उन्नति करना। क्या करना? उन्नति करना। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे। और नेक्स्ट अनुच्छेद मेरे साथियों आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके पेपर की दृष्टि से, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। VBI क्या है इसमें? समान नागरिक संहिता। मेरे साथियों समान नागरिक संहिता को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता कहने का मतलब यह है मेरे साथियों, एक कानून या सभी कानून सभी जनों के लिए, सभी समुदायों के लिए, सभी भारत के लोगों के लिए कानून एक होगा, उसी को समान नागरिक संहिता कहते हैं। लेकिन ऐसा मेरे साथियों मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, नामुमकिन भी कह सकते हैं। बहुत सारे जो भी शब्द है कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? यह वहाँ पे लागू हो सकता है मेरे साथियों जिस राज्य में एक ही जाति रहती है, जैसे गोवा में, ठीक है ना। गोवा में सिर्फ ईसाई ज़्यादातर रहते हैं, इसलिए वहाँ पे सर्वप्रथम आपका समान नागरिक संहिता लागू किया गया था। क्योंकि मेरे साथियों कुछ ऐसे आपके विषय मुद्दे होते हैं जो हर एक वर्ग के लिए अलग अलग होता है। जैसे विवाह का मुद्दा है, विवाह का मुद्दा मेरे साथियों अलग अलग है। तलाक का मुद्दा है, तलाक का मुद्दा भी अलग अलग है। जैसे हिंदू धर्म में यदि पत्नी को आप कह दें कि बेबी बेबी इधर आओ सोना, तलाक तलाक तलाक, तो उस समय जो मान लीजिए उनके हाथ में बेलन रहे, झाड़ू रहे, पति को एकदम डंडे डंडे इतना पड़ेगा कहने लगे, ढट ढट तरीके ऐसे करके भाग जाएंगे आपकी वाइफ, ठीक है। क्योंकि हिंदू धर्म में आप तलाक तलाक कहिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही व्यक्ति मान लीजिए सोचिए कि जैसे हम ही हैं या अब कोई भी है मुस्लिम धर्म में रहे और मजाक में भी अपनी पत्नी को कह दे कि बेबी इधर आओ या आप इधर आइए और कह दे तलाक तलाक तलाक, तो वह तलाक माना जाएगा। यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। तलाक कहना भी मेरे साथियों किसी धर्म में बेकार माना जाता है। तो कुछ ऐसे धर्म, कुछ ऐसे कानून हैं जो प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, प्रत्येक समुदाय के लिए आपका अलग अलग है। जैसे उत्तराधिकार का मुद्दा है, विवाह विच्छेद का मुद्दा है, आपका गोद लेने की प्रथा है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहाँ पे अलग अलग आपके कानून हैं, अलग अलग धर्मों के लिए, अलग अलग समुदाय के लिए, ठीक है। तो मेरे साथियों जो आपका जो समान नागरिक संहिता है यह केवल 2 राज्यों में लागू है। पहले लागू था आपका गोवा में, अब स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसी राज्य में लागू हुआ है तो वह है उत्तराखंड। आइए लिख लेते हैं इसको भी फटाक देने, लिखिएगा। इसमें क्या है? समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। और सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? लिख लीजिएगा, सर्वप्रथम गोवा। कहाँ पे लागू हुआ था? गोवा। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। और स्वतंत्रता के बाद कहाँ लागू हुआ है? तो लिख लीजिएगा, पहला तो गोवा और स्वतंत्रता के बाद मेरे साथियों उत्तराखंड में लागू हुआ था। कहाँ पे लागू हुआ था? उत्तराखंड, लिख लीजिएगा उत्तराखंड। मेरे साथियों अब चलते हैं अनुच्छेद 45 की तरफ, लेकिन पहले मेरे साथियों इसको मिटा देते हैं। मेरे साथियों अनुच्छेद 45 में प्रावधान किया गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्यावस्था में देखरेख करना तथा उनकी शिक्षा का प्रबंधन करना। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। तो हेडिंग बना लीजिएगा अनुच्छेद 45, इसके लेटर को लिख लेते हैं कि क्या कहता है, लिखिएगा। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों या बच्चों को उनकी बाल्यावस्था में देख रेख करना तथा उनके शिक्षा का प्रबंधन करना। यह किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। प्रबंधन करना, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जा सकता है? पूछा यह जा सकता है
कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, ठीक है ना, शिक्षा का प्रबंधन करना या उनके बाल्यावस्था में देख रेख करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 45 बताएंगे। मेरे साथियों, इसी अनुच्छेद 45 के तहत आपका आंगनबाड़ी की स्थापना किया गया था। आंगनबाड़ी की स्थापना किया गया था। इसमें देखते हैं ना, आपके छोटे छोटे बच्चे जो जिनका यहाँ से ऐसे टपकता रहता है नाक से, वही सब जाते हैं, मम्मी मम्मी हमें जाना है, ऐसे करते हुए जाते हैं। और क्या ले आते हैं? दरिया ले आते हैं। मेरे साथियों, आंगनबाड़ी में बहुत सारी चीज़ सरकार देती है। जैसे क्या देती है? दरिया देती है, जैसे आपका दूध का भी व्यवस्था करती है, ठीक है, आपका बिस्कुट भी देती है। लेकिन बच्चों को क्या दिया जाता है? बस दरिया बिस्कुट। जो आंगनबाड़ी चलाता है वही निपटा देता है, बिस्कुट अपने घर जाता है मेहमानों के लिए, ठीक है, बच्चों को नहीं दिया जाता है। तो यह अनुच्छेद 45 के तहत है। अब चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 46 की तरफ। इसमें क्या है? तो मेरे साथियों, इसमें कहता है SC ST तथा दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा एवं आर्थिक हितों में मदद किया जाएगा, यानी सहायता किया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? आपके अनुच्छेद 46 के तहत। तो लिख लीजिएगा, SC ST तथा दुर्बल वर्गों को दुर्बल वर्गों को दुर्बल वर्गों को शिक्षा, किसमें? शिक्षा एवं शिक्षा में, ऐसे लिख लीजिएगा, शिक्षा में एवं आर्थिक सहायता में मदद किया जाएगा। कई सारे आपकी स्कीम से मदद किया जाता है, कई सारी योजना लिया जाती है। जैसे आप देखते होंगे, जैसे आप सरकारी रिजल्ट ओपन करते हैं ना, क्या करते हैं? सरकारी रिजल्ट। तो मेरे साथियों, यहाँ पे देखते होंगे कि यहाँ पे एक कैटेगरी जनरल होता है, एक कैटेगरी OBC होता है और एक कैटेगरी SC और ST होता है। जनरल के लिए जहाँ पे फीस 1000 रहेगा, वहीं पे OBC के लिए 500 रहेगा, वही ST और SC के लिए कितना रहेगा? 100 रहेगा। और देखते होंगे, जैसे आप एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी मेरे साथियों, जैसे जनरल के लिए अलग फीस, OBC के लिए अलग फीस और SC और ST के लिए बहुत सारे, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि प्रत्येक जगह होता है, लेकिन कुछ ऐसे आपके एजुकेशन का एरिया है जहाँ पे जनरल के लिए अलग होता है, OBC के लिए अलग और SC ST के लिए अलग होता है। जैसे यदि SC ST का लड़का BA MA और आपका जैसे BEd करना चाहता है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत सारी व्यवस्था करती है। BA तो आपका स्कॉलरशिप पे कर देगी, MA के लिए स्कॉलरशिप दे देती है, ठीक है ना। BEd तो आपका स्कॉलरशिप पे होता है, जीरो बैलेंस पे हो जाता है। आपका यदि नंबर भी अच्छा रहे तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। या ऐसे भी जहाँ प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं ना, तो बहुत लोग स्कॉलरशिप पे करवा देते हैं। कभी पता करिएगा, या बच्चे से आप लोग संपर्क होंगे, दोस्त होंगे, तो पता चल ही जाएगा कि ऐसा भी होता है कि जीरो बैलेंस पे भी आपके SC और ST समुदाय के लोग का हो जाता है BEd में एडमिशन, ठीक है। तो मेरे साथियों, ये अनुच्छेद है आपका किस? 46। अब चलते हैं 47 की तरफ। 47 में क्या है मेरे साथियों? तो इसमें कहता है नागरिकों को पोषण आहार देना तथा उनके स्वास्थ्य का देखरेख करने की जिम्मेदारी है। तथा इसी अनुच्छेद के तहत कहता है कि मेरे साथियों, शराब एवं अन्य नशीले पदार्थ पर रोक लगाना। किस अनुच्छेद के तहत? 47 के तहत। आइए इसे भी लिख लेते हैं, लिखिएगा, नागरिकों को, किसको? नागरिकों को पोषण आहार देना। क्या देना? पोषण आहार देना, पोषण आहार देना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करना। लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करना तथा शराब, यही तो मेन है, शराब एवं अन्य नशीले पदार्थ पर रोक लगाना।
रोक लगाना, क्या करना, रोक लगाना, किस अनुच्छेद के तहत, तो आपका 47 के तहत कहता है ऐसा करना। मतलब नागरिकों को क्या देगा, पोषक आहार देगा, ठीक है ना, और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, तथा शराब मेरे साथियों एवं अन्य नशीले पदार्थ, ठीक है ना, जिसमें आता है क्या, हीरोइन आ जाता है, गांजा आता है, चरस आ जाता है, ठीक है ना, आपका सिगरेट आता है, बीड़ी आता है, पान आता है, गुटखा आता है, ठीक है, आपका कमला पसंद आता है, तो कई सारे चीज़ जो भी नशीले पदार्थ हैं, ताड़ी भी है, ताड़ी भी, जैसे जो ताड़ के पेड़ से रस निकलता है उसके तहत भी सरकार चाहती है तो अनुच्छेद 47 के तहत बंद कर सकती है, ठीक है। जैसे बिहार में जैसे देखे होंगे कि शराब बंद हो गया तो लोग टोरेक्स सिरप पीना स्टार्ट कर दिए, या जो इसका इंक होता है मेरे भाई, इसका इंक कभी आप जो मार्कर का इंक होता है कभी उसका स्मेल सूंघेंगे ना तो आप मनमुग्ध हो जाएंगे, कहेंगे कि यार यह भी इतना नशा देता है क्या, पागल हो जाएंगे इसका नशा जब इसका जो इंक होता है उसको सूंघेंगे तो बहुत खतरनाक होता है। तो नशीले लोग इसको भी पी जाते हैं, ठीक है, नशा के लिए, इसका इंक भी। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे उपाय करते हैं, जैसे बिहार में शराब बंद हुआ तो वहाँ के लोग टोरेक्स जो सिरप आता है खांसी के लिए वही पीना स्टार्ट कर लिए, क्योंकि उसमें भी अल्कोहल की मात्रा होता है ज़्यादा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और सब इसी के तहत बंद किया जाता है। अभी देखे होंगे आप, तमिलनाडु की सरकार बनी है तो तमिलनाडु की सरकार भी बहुत सारे एक्शन में शराब बंद कर दी है, ठीक है। तो यह किस अनुच्छेद के तहत आता है, अनुच्छेद 47। अब चलते हैं मेरे प्रिय साथियों अनुच्छेद 48 की तरफ। 48 में क्या है, तो इसमें कहता है मेरे भाई, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा एवं गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाया जाएगा। आइए इसको भी लिख लेते हैं, लिखिएगा, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना, को क्या करना, बढ़ावा देना, तथा गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं की, इनकी पशुओं की हत्या पर रोक लगाना, रोक लगाना, यह किस में कहता है, तो आपका अनुच्छेद 48 में कहता है। अब चलते हैं मेरे साथियों, इसी में एक और अनुच्छेद है 48A है, लेकिन यह स्वतंत्र है, यह क्लॉज में नहीं है, और इसे मेरे साथियों आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। और इसमें है क्या, तो इसमें है पर्यावरण का संरक्षण करना एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, ठीक है, लिख लीजिएगा। क्या है, पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, किसमें है, आपका 48A में है। अब नया देखिएगा अनुच्छेद, नया अनुच्छेद है 49। इसमें क्या कहता है, तो मेरे साथियों इसमें कहता है कि राष्ट्र महत्व के सभी स्मारक, वस्तुएं एवं स्थानों का संरक्षण करना, रक्षा करने का जिम्मेदारी किस में है, अनुच्छेद 49 में है। तो लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों, वस्तुओं एवं स्थानों का संरक्षण करना, क्या करना, संरक्षण करना, यानी रक्षा करना, जो भी हमारी स्मारक है, जैसे इंडिया गेट, भारत का राष्ट्रीय स्मारक क्या है, इंडिया गेट, तो उसका रक्षा करना। जैसे देखे होंगे ना, पाकिस्तान और भारत का युद्ध लड़ा था तो उस समय इंडिया गेट और लाल किला पर बहुत ज़्यादा उस पर सुरक्षा प्रदान किया गया था, क्योंकि यह हमारा राष्ट्रीय स्मारक के सूची में आते हैं, इसलिए कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे। नेक्स्ट अनुच्छेद है मेरे साथियों अनुच्छेद 50। इसमें क्या है, तो मेरे साथियों इसमें कार्यपालिका
न्यायपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण किया गया है। न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण किया गया है, यानी कहा गया है कि भाई कार्यपालिका तुम आप अपना काम करिए और न्यायपालिका को कहा गया कि न्यायपालिका अपना काम करे। पृथक्करण किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण किया गया है। अब आते हैं डीपीएसपी का लास्ट अनुच्छेद, और लास्ट अनुच्छेद क्या है, 51। इसमें क्या कहता है, तो मेरे साथियों इसमें कहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देना। तो लिख लीजिएगा क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देना, शांति को बढ़ावा देना। यह बात किस अनुच्छेद में कहता है, तो मेरे साथियों यह कहता है आपका अनुच्छेद 51, और 51 क्या है, आपका लास्ट अनुच्छेद है मेरे साथियों। कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जहां से प्रश्न आपके पेपर में ज़्यादातर पूछ ले सकता है, क्योंकि थोड़ा सा अब पेपर को भी हार्ड बना रहा है, ठीक है। जैसे लिख लीजिएगा कि बार बार यह भी हो सकता है कि पूछ ले कि डीपीएसपी को, किसको, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आत्मा किसने कहा है, संविधान का आत्मा किसने कहा है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। लिख लीजिएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को, किसको, डीपीएसपी को संविधान का, किसका, संविधान का आत्मा कहा है। क्या कहा है, आत्मा कहा है। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा, तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है। पढ़ा चुका हूँ मेरे साथियों, आप देख लीजिएगा। अब मेरे साथियों विचारधारा के आधार पर, किस पे, विचारधारा के आधार पर जो डीपीएसपी के कुछ अनुच्छेद हैं उनको बांटा गया है। तो लिख लीजिएगा विचारधारा के आधार पर डीपीएसपी का, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। पहला है मेरे साथियों समाजवादी, दूसरा है आपका गांधीवादी है, और तीसरा है मेरे साथियों आपका उदारवादी। इसी को बोलते हैं भौतिकवादी या आपका पश्चिमी विचारधारा, ठीक है ना, उदारवादी को। मेरे साथियों समाजवादी में आपका लिख लीजिएगा कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं, तो जैसे आपका अनुच्छेद 39 क्लॉज बी, अनुच्छेद 39 क्लॉज सी, आपका 43 ए है और 43 बी है, शामिल किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। गांधीवादी विचारधारा में मेरे साथियों आपके 40 को शामिल किया गया है, 46 को शामिल किया गया है, 47 को शामिल किया गया है, जबकि 48 को शामिल किया गया है। उदारवादी विचारधारा में 49 को शामिल किया गया है, 50 को शामिल किया गया है और 51 को शामिल किया गया है, ठीक है। और इसमें लिख सकते हैं 48 ए भी शामिल है। तो मेरे साथियों डीपीएसपी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे, जो भी महत्वपूर्ण आपके पॉइंट थे, एक एक करके देख लिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, अपने महिला मित्रों के साथ शेयर करिए मेरे साथियों, और मुझे भी फेमस बनाइए, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मेरे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।